हेलो, वेलकम टू स्टडी चैनल। तो भाई साहब आ चुका है क्विक साइंस का एपिसोड नंबर 6। तो इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। भाई साहब देख पा रहे हो कि क्विक साइंस की वीडियो इस बीच हर हफ्ते संडे को दोपहर 2 बजे आ रही है। तो ये जो एपिसोड देख रहे हो पिछले संडे को आया था, ये वाला एपिसोड भी दोपहर 2 बजे प्रीमियम होगा। तो भाई ज्वाइन जरूर करना। और प्रीमियम को लाइव मत समझना, वो लाइव नहीं होता है, प्रीमियम होता है। लेकिन हाँ, मैं बैठ के वहां से कमेंट कमेंट पढ़ता रहता हूँ, किसी का आता ही नहीं है। खैर वो सब बाद में। लेकिन ये जो एपिसोड होने वाला है ना, ये मेरी बात मानो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड में एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो नए नए क्लास 9th में आए हैं, जो फिजिक्स का मतलब कि वाला जो चैप्टर ग्रेविटेशन है पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ते ही कंफ्यूजन आ गया होगा। तो वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भाई साहब बहुत सही जगह पे आए हो, मजा आ जाने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये देखो आ गया आपके साथ इस सक्सेस स्टडी। देखो सक्सेस स्टडी आएगा अभी। ओह किताब को उधर, अरे भाई मेहनत लगी है। देखो अब मैं ये सब दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो सब एडिट हुआ है। ठीक है, ओके। सो शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मेरे भाई मेहनत लगी पीपीटी बनाने में और सच में क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि भाई मतलब वर्थ इट वीडियो रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन, तो भाई ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स होता है। देखो आएगा, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अब मुस्कुरा दें वो लोग जो लोग इसको गलत समझते हैं। तब तक मैं बताता हूं, कंफ्यूजन मुझे भी थे पहले, मैं कोई वो नहीं हूं, मुझे भी कंफ्यूजन थी पहले। क्या थी? मुझे लगता था कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है ना, वो सिर्फ अर्थ में ही होता है। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब हमें हम सबको ही लगता है ना। लेकिन यहां पे एक पेच है क्या है? वो ये है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सिर्फ प्लैनेट्स में ही नहीं लगता, वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज में ही नहीं लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ में, इस कंप्यूटर में, इस बॉटल में, इस पेन में, हम सब में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। कैसा लगा ये चीज जान के? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। मतलब इमेजिन करो, आप बैठे हो, आप पेन से लिख रहे हो या मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हो। वो चीज सोच के देखो कि वो मार्कर जिसे आप लिख रहे हो ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, और आप उस मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स ग्रेविटेशन फोर्स। आप सोच रहे हो कि सर मतलब क्या बोल रहे हो भैया? मतलब कि अगर आपको वो मार्कर अट्रैक्ट कर रहा है या आप उस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो चिपक क्यों नहीं रहा? मतलब कि अगर हम देखते हैं मैग्नेट में, तो मैग्नेट को अगर मैं से पास लेके जाऊंगा, मेरे पास मैग्नेट भी है नहीं यार। हाँ, अगर मैं मैग्नेट को पास लेके जाता हूं तो क्या करेगा? मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, चिपक जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर वो मार्कर मुझको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मुझसे चिपक क्यों नहीं रहा? इसको एक एग्जांपल समझते हैं। पहले आप ये चीज देख लो। एक ऑब्जेक्ट है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब भाई एरो ले आओ, एरो आ गया, और एक और एरो ले आओ। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अरे यार मैं उंगली क्यों दिखाता हूं मेरे भाई, अब तो अपने पास पेन आ गई है। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा? हाँ, रुक जाओ मिनट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, आज मूड में नहीं है, रुक जाओ हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगवा रहे हैं? कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है भाई, रहने दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? और ठीक है, एक सेकंड मुझे। हाँ, इसी से आज काम चलाते हैं कि आज पेन मेरी मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ गया कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझना। ये हाइलाइटर मेरे पास है, मैं इसको इसका एग्जांपल देता हूं। ठीक है, समझना ध्यान से। क्या? ये हाइलाइटर है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, मैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है,
लेकिन अगर आपको पता हो ये चीज, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, वो टोटली डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। ये चीज दिमाग में रख के चलो, ठीक है। अब समझो, ये मार्कर है, मैं हूं भाई, मेरा मास इस मार्कर से ज्यादा है, तो टेक्निकली तो मैं, ये मार्कर मेरे से अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, ऐसे चिपक जाना चाहिए। लेकिन चिपक तो नहीं रहा है ना, ये तो मैं नीचे जा रहा है फिर से अगेन, क्या, ओहो जाती है आवाज होगी, इसको मैं छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना, क्यों गिर रहा है मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी में इस पूरे गोला, जिस गोला में हम रहते हैं, जिस गोले में हम रहते हैं, उस पूरे गोले का मास, मतलब अर्थ का मास ज्यादा है कि मेरा मास ज्यादा है? ऑफ कोर्स अर्थ का मास ज्यादा है। तो जब अर्थ का मास ज्यादा है तो ये मार्कर मेरी ओर जाएगा कि अर्थ की ओर जाएगा? अर्थ की ओर जाएगा। सिंपल, मैंने बताया ना कि मास पे डिपेंड करता है। तो ये मार्कर किसकी ओर जाएगा? अर्थ की ओर जाएगा। तभी तो ये नीचे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए मेरी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि सपोज एक भिखारी है, ठीक है, एक भिखारी है, भिखारी की जैसे मत करना, भिखारी आजकल बहुत प्रो होते हैं लेकिन एक भिखारी मान लो, ठीक है, मान लो ये मार्कर भिखारी, ठीक है, सपोज ये मार्कर भिखारी है। अब ये भिखारी है, मैं इसके सामने दो चॉइस देता हूं। मैं तुम्हें भिखारी को जाके मैं कहता हूं, मैं भिखारी, ये भिखारी सुन, भिखारी, मैं आपको साइकिल दूंगा या मैं आपको एक मर्सिडीज दूंगा। तो जो भिखारी होगा वो क्या चुनेगा? मर्सिडीज चुनेगा, ठीक है। तो भिखारी मर्सिडीज चुनेगा। तो वैसे ही ये जो मार्कर है ये अर्थ की ओर जा रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ के पास फोर्स ज्यादा है, मेरे पास फोर्स कम है, मेरे पास मास कम है, अर्थ के पास मास ज्यादा है। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट गोइंग टुवर्ड द अर्थ। ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। कभी भी कंफ्यूज हो क्या, भिखारी और मर्सिडीज और साइकिल, तो खुद रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने कुछ लॉ दिए हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। उसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। बहुत फुद्दू है, ठीक है, बहुत फुद्दू लॉ है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे चुटकी होगा, ऐसे एक बार समझ जाओगे ना तो कुछ नहीं रह जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे चुटकियों में खेलोगे, ठीक है। चलो, तो पहले लॉ दिखा दो भाई, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट any particles of matter in the universe attract any other with a force varying directly as the product of their masses and inversely as the square of the distance between them. अब इस चीज को समझने से पहले एक चीज देख लो, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? बात को समझो, कुछ नहीं बोला इन्होंने, न्यूटन ने कहा है, समझ बात को एकदम फुल कंसंट्रेशन यहां पे लो, क्या न्यूटन ने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मैंने बता दिया कि मास पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बात पे ध्यान दो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या मतलब कि m1 इंटू m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। आगे क्या बोला है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस चीज को समझ लो, क्या मैंने कहा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि दोनों का जो रेडियस रहेगा ना उसका स्क्वायर निकालोगे, तो अगर स्क्वायर ज्यादा आएगा तो फोर्स कम रहेगा, स्क्वायर कम तो फोर्स ज्यादा। सिंपल सी बात है यार। मैग्नेट लिख दो, मैग्नेट, मैग्नेट वो चिपकने वाला। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट मान लो दोनों मैग्नेट, ठीक है। अब ये मैग्नेट जो है इसको ऐसे जितना पास लेके आऊंगा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जितना दूर लेके जाऊंगा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। वैसा ही तो है ग्रेविटेशन, अगर दोनों के बीच का रेडियस मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या, फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छा चीज है भाई। अब क्या कठिन लग रहा है, फिर से रिकॉल करते हैं, क्या कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, दोनों का मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दोनों का मास कम करेंगे तो
फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। फाइन, अब देखो हर सेशन में मेरी एक आदत है, ठीक है, अगर कोई हल्का सा कठिन या ट्रिकी कंसेप्ट आता है तो एक चीज होती है इसको हम कहते हैं सरल भाषा। तो सरल भाषा में उस चीज को समझते हैं। हम सरल भाषा में क्या करते हैं ना कि एक कंसेप्ट को कुछ डायग्राम्स के थ्रू, कुछ इमेज के थ्रू हम समझते हैं उसको। ठीक है, तो देखो इमेज ये है, ये बहुत काम की इमेज है। अब बहुत लोग कहेंगे इमेज को देख के कि भाई अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो हाँ अब मजा आएगा क्या समझने में इसको और अच्छे से, मैंने बता ही दिया था। अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या मैंने जो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, उसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों है? सवाल उठता है। उस लॉ का नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए है क्योंकि ये जो लॉ है ये थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं। ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे हम इंसान है तो फिर हम ही पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं। ये इंसान इंसान के बीच हो सकता है, या इंसान या किसी ऑब्जेक्ट के बीच हो सकता है, या पृथ्वी और इंसान के बीच हो सकता है, या एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के बीच हो सकता है। तो ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पे दिख पा रहा है क्या? चांद जो है वो धरती को अट्रैक्ट कर, धरती चांद को अट्रैक्ट करिए, ठीक है। अभी जो सेब है, धरती सेब को अट्रैक्ट करिए, सेब धरती को अट्रैक्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन है, अब सेब को देखे मुझे क्वेश्चन याद आ गया। समझना क्वेश्चन को क्या है। अच्छा यार मैंने बताया नहीं ना यार, ये पेन पता नहीं कुछ चल नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, अगर ये पेन चल जाती है ना मैं बहुत काम की चीज़ बताऊंगा। काम की चीज़ भैया, ओह लग रहा नहीं चलेगा आज। ठीक है तो मैं बता दे रहा हूँ यार, क्या बताऊँ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया इसमें लग रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, समझना ध्यान से। क्या कि यहाँ पे जो जी है ना, जी, ये जो जी है, ये जो जी है ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कितनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब देखो ये जो जी है ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मुझे एक सवाल का आंसर देना कमेंट में, क्या कि धरती जो है वो सेब को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब धरती जो है वो सेब पे कोई फोर्स लगा रही है। मान लो ये सेब है, ये सेब है टंगा हुआ है पेड़ पे, नीचे धरती है, धरती क्या कर रही है? सेब पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। तो क्या सेब भी धरती पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा क्या? सेम उतना ही। और अगर लगाएगा तो धरती ऊपर क्यों नहीं जा रही? इसका आंसर कमेंट में दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन दिया है इसी तरह से मून का रेफरेंस देके, बट क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इस चीज का आंसर मुझे कमेंट में देना। तो ये डायग्राम जो था, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। दैट्स इट। ये क्लियर है तो फिर मतलब कि लाइक कर दो वीडियो को भी। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो हम, आप अगर इस वीडियो में इस पॉइंट तक टिके हो, इस पॉइंट तक हो, तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपको एक बोनस पॉइंट बता के जाएंगे, एक बोनस साइंस, क्विक साइंस का एक और फैक्ट बता के जाएंगे। क्या कि देखो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्या कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है लिस्ट एनी 4 फोर्सेस, नेम ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि लिस्ट एनी 4 फंडामेंटल फोर्सेस, तो आपको नाम लिखने देंगे उसके। और ये भी पूछ लेगा कि वीकेस्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। क्या पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन इतना जान लो कि अगर आप पूछता कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस के नाम बताओ, तो आप पहला बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा बोलोगे क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अच्छा गेस करो कि लास्ट वीकेस्ट फोर्स कौन सा हो सकता है? सबसे लास्ट वीकेस्ट फोर्स कौन सा हो सकता है? हम पढ़ क्या रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाँ, वीकेस्ट फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता तो हम चल ना पाते, हम जमीन पर लेटे रहते। ठीक है, इमेजिन करो कि ऐसे ऐसे जमीन पे ऐसे स्पाइडरमैन की तरह चलने जमीन पे ऐसे करके कि ठीक है, वो सब चीज़ बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रेविटेशन है वो वीकेस्ट फोर्स है। दैट्स वाई वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ आवर लेग्स, वो नाम से चिपक के ऐसे चारों पाँव से चलती। ठीक है, वो हो गया फन फैक्ट। ठीक है,
तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, और एक और चीज़ है कि इधर पीछे आते हैं, तुम थोड़ा बैक हो जाओ। हाँ, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, मुझे याद आ गया है कि यहाँ पे ये जो अर्थ है ना, अर्थ में भी एक फोर्स रहता है, मतलब हर प्लैनेट टू प्लैनेट एक और फोर्स वेरी करता है, तो कहते हैं ग्रेविटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, उसको भी एक साइंस के एक अलग एपिसोड में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एक हिंट हो गया, ठीक है, अगले एपिसोड के लिए। ठीक है, तो फिर भाई तो हट जाओ। हाँ, तो अगर आप वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हो तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।